तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। आज चर्चा करेंगे भारत के या भारत देश के कितने नाम हैं, हमारे देश के कितने नाम हैं, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा, आर्यवर्त कैसे पड़ा और इंडिया कैसे पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपने नाम सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जानते हैं ना? इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? क्या है सिंधु घाटी सभ्यता? विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? देखें, ये है ना आपका, ये सिंधु नदी, ये देख रहे हैं, ये मैंने इसको ब्लैक पेन से दिखाया भी है, इसको ऊपर ब्लू पेन में फिर से चला देता हूँ। ये जो रिवर आप देख रहे हैं, ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है ये, और अपने साथ विशाल जलराशि लेकर के बहुत सारा पानी से बहता है, बहुत सारा पानी बहता है इसमें। और अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी ना कि जो पुराने शहर हैं, जैसे आप देखें इलाहाबाद, लाहौर, दिल्ली, जो तक्षशिला, पेशावर, जितने भी पुराने शहर हैं, 100% जितने भी पुराने शहर हैं, वो सारे के सारे या तो समंदर के किनारे बसे हैं या किसी नदी के किनारे बसे हैं। अच्छा, समंदर के किनारे भी जो बसे हैं ना, तो वो किसी ना किसी नदी के मुहाने पर बसे हैं। अगर जो समुद्र किनारे शहर हैं, भले ही आप बॉम्बे की बात कर लें या किसी और शहर की बात कर लें, तो वो किसी ना किसी नदी के मुहाने पर बसे हैं। मुहाना समझते हैं? नदी का मुहाना समझते हैं ना? वो जगह जहां पर नदी समाप्त होती है। नदी समुद्र में जाके समाप्त हो या किसी बड़ी नदी में जाके समाप्त हो या किसी झील में जाकर के समाप्त हो, जिस जगह पे भी नदी खत्म होगी उसे उसका माउथ या मुहाना कहते हैं। ठीक है, तो या तो वो किसी नदी के मुहाने पर बसे हैं, जैसे मदुरै किस नदी के मुहाने पर बसा है? बैगाई के मुहाने। वेरी गुड, ठीक है ना? तो या तो वो किसी नदी के मुहाने पर बसे हैं या किन्हीं दो नदियों के संगम पर बसे हैं। अब प्रयागराज देखो ना, पुराना इलाहाबाद और अब का प्रयागराज किन नदियों किनारे बसा है ना? किन नदियों के संगम पर बसा है? गंगा, यमुना और सरस्वती जो कि लुप्त हो चुकी है। वो जगह जहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों मिलती है प्रयागराज में, उसे त्रिवेणी कहते हैं। पवित्र घाट है वो, त्रिवेणी घाट। ओके, चले खैर, तो दुनिया के जितने भी पुराने शहर हैं वो किसी ना किसी नदी के किनारे बसे हैं। अब यहीं पर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आप जो आज हैंडपंप से या पानी की टैंकियों से, टैप से पानी लेते हैं, वो तकनीक पहले नहीं थी। हैंडपंप की तकनीक नहीं थी, यहाँ तक के कुएं खोदने का तरीका भी हमें नहीं आता था। तो पीने के लिए हमें पानी चाहिए था, तो जो सदा नीरा नदियां थी जिनमें हमेशा पानी बहता रहता था, उनके किनारे हमने बसना शुरू किया और फिर धीरे धीरे वो शहर बन गए। इस पर कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये सिंधु नदी है, इसमें बहुत सा पानी बहता है आज भी। अब तो खैर जगह जगह हमने डैम बना लिए, पानी को रोक दिया है, लेकिन जब डैम नहीं होते थे तो इसमें विशाल जलराशि बहती थी और इसमें इतना पानी बहता था, ऐसा लगता था जैसे कि ये पानी का समंदर इसमें बह रहा हो। अगर किसी को ये ना पता हो कि ये नदी है, तो दूर दूर तक देखेगा तो उसको लगेगा कि ये विशाल समंदर है। अब इसी नदी के आसपास जब शहर बसे, कोई मोहनजोदड़ो, कोई हड़प्पा तो खैर हड़प्पा सिंधु नदी किनारे, रावी नदी किनारे ना, तो सिंधु नदी किनारे कोई मोहनजोदड़ो, कोई कोट दीजी, कोई चन्हुदड़ो, तमाम तरह के शहर यहाँ पर बसे। जगह जगह पर धीरे धीरे इन्होंने, इन शहरों ने अपने रहन सहन का जो लेवल है, जिसे कहते हैं ना जीवन स्तर, रहन सहन का जो लेवल है वो काफी बेहतर कर लिया। उस जमाने के हिसाब से काफी बेहतर कर लिया। आप कपड़ा पहन रहे हैं ना, तो उसी जमाने की देन है। भले ही आपने आज तकनीक में बहुत सारे परिवर्तन या चेंजेस कर लिए हों, लेकिन जो मूल रूप है उसका, जो खास रूप है कपड़े का, वही है, ताना बाना वही है। कपड़ा आज आप पहन रहे हैं, आप जो सुई से आप सिलाई कर रहे हैं, अब भले ही अब सिलाई मशीनें आ गई हैं, और उस समय जो है ये स्टील की सुई नहीं होती थी, हड्डी की सुई होती थी, लेकिन सुई का जो रूप है वो पुराना वही। हमने जीवन जीने के लिए जो जरूरी साजो सामान है वो बेहतर तरीके से अपना लिए या उनका इजाद कर लिया या आविष्कार कर लिया गया उसी समय को या उसी वक्त को, वो अवस्था या वो समय जब हमने जीवन जीने के लिए जरूरी जो भी साजो सामान है, लेटने के लिए चारपाई, ओढ़ने के लिए चादर, ठीक है ना, जो भी जरूरी साजो सामान है, कप प्लेट बर्तन, ये सारे के सारे जब मौजूद, जब अपना लिए, जब इकट्ठे कर लिए, उसी समय को हमने कहा था सिविलाइजेशन या सभ्यता। अब वो लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास बसे, सिंधु घाटी नदी के आसपास बसे, सिंधु घाटी में बसे, उन्हीं को हमने कहा सिंधु घाटी सभ्यता। इंग्लिश में सिंधु नदी को कहते हैं हम इंडस, तो इसके नाम पर एक शब्द और भी आया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, अब खैर सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज हम भारत के नाम कैसे पढ़े, अनेक नाम, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो नदी है
इसके आर पार व्यापार होता था। आपने देखा होगा ना, सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई में बहुत सारे नमूने मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हम लोग व्यापार करते थे। हम लोग अफ्रीका से भी व्यापार करते थे, अरब से भी व्यापार करते थे। यूरोप तक तो खैर उस जमाने के जो व्यापारिक निशान है यूरोप तक नहीं मिले हैं। ईरान, इराक, मेसोपोटामिया, बेबीलोन की जो सभ्यताएं हैं, यहाँ तक जो है व्यापार के निशान मिले हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि व्यापार होता था। अब व्यापार जमीन के रास्ते भी होता था और पानी के रास्ते भी होता था। अब पानी के रास्ते मतलब समुद्र में नाव भी जाते थे, समुद्र में जहाज भी जाते थे, तो नदियों में जो नाव थी वो भी चलती थी व्यापार के लिए। अब एंशिएंट एज से ही, पुराने जमाने से ही जो यूनान के लोग हैं, जो यूनान समझे ना, यहाँ कहीं है यूनान, विश्व के नक्शे में आप देखोगे यूरोप में, तो यहाँ कहीं यूनान है। तो यहाँ के लोग भारत से व्यापार करने आते थे। अब उनके लिए एक बहुत ही दुष्कर या बहुत ही कठिन काम होता था, पहले इन पहाड़ी दर्रों को पार करना, बोलन खैबर जो दर्रे हैं उनको पार करना, और उसके बाद जो सिंधु नदी है उसको पार करना, क्योंकि इसमें पानी बहुत पानी है, तेज धार है, गहरी घाटियों में नदी बह रही है। तो धीरे धीरे उनमें जो सिंधु नदी है वो इतनी पॉपुलर हो गई कि इस नदी के पार का जो इलाका है, इस नदी के पार का जो इलाका है उसका नाम उन्होंने इस नदी के नाम पर ही रख दिया। जैसे इस नदी को यूनानियों ने क्या नाम दिया? इंडस। क्या नाम दिया? इंडस। ठीक है साहब। धीरे धीरे यूनानियों ने इस इंडस या सिंधु नदी के पार का जो इलाका था उसे कहना शुरू कर दिया इंडिया। इंडस से हो गया ये इंडिया। अब समय गुजरता गया, यूनानियों ने इसको नाम दे दिया इंडिया। अच्छा, इंडिया जो वर्ड है जो काफी जो पॉपुलर हुआ उस समय जब यूरोपीय व्यापारी हमारे यहाँ आने लगे 14वीं और 15वीं शताब्दी में। अब ईरानी भी हमारे यहाँ, ईरान के जो लोग थे, ईरान, इराक या सऊदी अरब टाइप के तरफ के जो लोग थे वो भी हमारे यहाँ व्यापार करने आते थे। अब भाषा, आपको पता है भाषा धीरे धीरे विकसित होती है। जैसे आज जो आप हिंदी भाषा बोल रहे हो तो वो किसका परिवर्तित रूप है? संस्कृत का परिवर्तित रूप है ना, और इसमें और भी बहुत सारी भाषाओं के शब्द आ गए, है ना। तो उसी तरह से जो ये इंडस शब्द है, ये इंडिया जो शब्द है, ईरानियों ने इसे धीरे धीरे इंडस को कहना शुरू कर दिया इंडसा। धीरे धीरे ये जो इंडसा सा हो गया उनके लिए हिंदसा। ईरानियों ने इस इंडस को उच्चारण की गलती से धीरे धीरे इंडसा कहना शुरू कर दिया, और इंडसा को धीरे धीरे हिंदसा, और जो इंडिया है उसको भी धीरे धीरे हिंदसा बोलना शुरू कर दिया। अब समय के साथ साथ, जैसे संस्कृत का शब्द है ना रात्रि, धीरे धीरे वो क्या हो गया? रात। समय के साथ साथ ये जो हिंदसा शब्द है जो हमें ईरानियों ने दिया था, इसका नाम हो गया हिंदुस्तान। इंडस जो रिवर है वो नाम हमें दिया किसने? यूनानियों ने। ईरानियों ने इसको धीरे धीरे क्या कर दिया? इसको धीरे धीरे बता दिया इंडसा। और धीरे धीरे इन्हीं ईरानियों ने इस सिंधु नदी को, जिसे हम कह रहे हैं ना सिंधु नदी, इसको धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया हिंदसा या हिंदू। ठीक है साहब। तो इस नदी के पार का जो भी इलाका है वो उनके लिए हो गया हिंदुस्तान। क्या हो गया? हिंदुस्तान। और इस नदी के पार के जितने भी लोग थे उनके लिए वो हो गए हिंदू। ठीक है साहब। अच्छा, अब यहीं पर अब हमारे देश का एक नाम है भारत। तो भारत नाम क्यों पड़ा? आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। किसने नष्ट कर दी सिंधु घाटी सभ्यता? आर्यों ने। आर्यों का हमला हुआ। आर्य पता नहीं कहां से आए, कौन से देश से आए, इसके बारे में किसी को कोई खास जानकारी नहीं है। इसके बारे में विवाद होता रहता है, लेकिन ये बात सही है कि आर्य विदेशी थे। हालांकि कुछ विद्वान ये भी कहते हैं आर्य विदेशी नहीं थे। आज जो पंजाब में 5 जो नदियां हैं उसी के आसपास जो है आर्यों का जन्म हुआ, या आर्य वहीं के निवासी। खैर जो भी है, लेकिन ये निर्विवाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ वो आर्यों के हमले के कारण हुआ। ठीक है साहब। अब जब आर्य आए तो शुरू में आर्य जहां पर बसे उस जगह को नाम दिया हमने ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश जहां पर आर्य शुरू में बसे उसको हमने नाम दिया ब्रह्मर्षि देश। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आर्य और आगे बढ़े, इसको हमने नाम दिया ब्रह्मवर्त। और जब आर्य 600 शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो उनका पीक पॉइंट था, जहां तक आर्य आकर के बढ़ गए, ये सारा का सारा इलाका जो मैंने यहाँ पर रेड पेन से दिखा रखा है इसको नाम दिया आर्यावर्त। ये सारा का सारा जो इलाका है इसका नाम हुआ आर्यावर्त। तो वो सारा इलाका जहां तक अपने पीक पर आर्य फैल गए भारत में, वो सारा इलाका जहां तक आर्य अपने पीक पर फैल गए उस इलाके को नाम दिया गया आर्यावर्त।
ये इसकी जो दक्षिणी सीमा है ये है आपकी विंध्याचल पर्वत, और इसकी जो पूर्वी सीमा है बिहार का जो राजमहल पहाड़ी है, इससे आगे आर्य जो थे वो नहीं बढ़े थे। तो अब आर्य जहां तक फैले उनके नाम पर हमारे देश का एक नाम हो गया आर्यावर्त। अब आपको पता है आर्य जो थे अलग अलग कबीलों में आए थे, आर्यों के अलग अलग कबीले थे, कबीले मिलकर के जन बने और जन मिलकर के जनपद बने, ठीक है साहब। तो इन्हीं कबीलों में से एक कबीला था भरत कबीला। अब ये भरत कबीले का नाम भरत कबीला कैसे पड़ा? आपने राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी सुनी होगी। तो ये जो भरत थे, राजा भरत और जो शकुंतला हैं, सॉरी मैं गलत बोल गया, ये जो भरत थे राजा दुष्यंत और शकुंतला उन दोनों के संतान थे। अब समय के साथ जब ये युवा हुए तो ये एक प्रतापी राजा बने। प्रतापी माने बहुत ही ताकतवर राजा, दुर्जय, जिन्हें कोई भी ना हरा सके। दुर्जय नहीं कह सकते, अजय कह सकते हैं, ये यानी कि ये किसी से भी हारे नहीं, अपने जीवन काल में किसी से भी हारे नहीं। अब ये इतने ताकतवर थे कि इनके कबीले का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ गया भरत कबीला, और धीरे धीरे इन्हीं के नाम पर हमारे देश का एक नाम हो गया भारत। तो भारत के कई सारे नाम हैं। हिंदुस्तान हमें ईरानियों ने नाम दिया, इंडिया ये नाम हमें यूनानियों ने दिया। इसके अलावा आर्यावर्त वो इलाका है जहां तक आर्य पूरे भारत में फैल चुके थे, और भरत कबीले के राजा भरत के नाम पर हमारे देश का एक नाम पड़ा है भारत। ध्यान रखिएगा, रामायण में जो भगवान श्री राम के जो भाई हैं भरत वो अलग हैं, और ये वाले जो भरत हैं वो अलग हैं। ठीक है, थैंक यू।